फिजिक्स में भी क्या होता है 35 से 40% रहता है और मैथ में भी 35 से 40% रहता है। तो इतना नंबर जो है कम से कम एक बार हमारा इतना स्ट्रांग रहेगा कि ये छूटेगा नहीं। सर जेई के साथ साथ हम लोग का बोर्ड्स भी काफ़ी क्लोज है और इन दिनों में मतलब हम लोग जेई के रेगुलर प्रिपरेशन के साथ ही साथ बोर्ड के लिए कैसे प्रिपेयर करें या फिर कितना टाइम बोर्ड्स को डेडिकेट करें। हम मिस्टेक को अवॉइड नहीं कर सकते। आज हमने ये मिस्टेक किया, वो मिस्टेक हमको समझ में आ गया, आने वाले 10 साल तक वो मिस्टेक नहीं करेंगे, लेकिन नेक्स्ट डे एक नया मिस्टेक हमसे होगा। बैठ जाओ बैठ जाइए सीधा। देखो आज जेटी सर और मैं दोनों लोग क्लासरूम में आया हूँ, तो पढ़ाने के लिए तो ऑब्वियसली दो लोग नहीं आए हैं, तो कुछ ना कुछ आपके बेटरमेंट के लिए ही हम लोगों ने लाया है। और ये बेटरमेंट क्या है आप समझ रहे होंगे कि फर्स्ट सेशन जनवरी में जो आपका जेई मेन का एग्जामिनेशन होने वाली है, तो अभी काफ़ी कम टाइम बचा है, 120 डेज बचा हुआ है। इस 120 डेज में हमें अच्छे से सारे पढ़े हुए टॉपिक को रिवाइज करना है और उसमें अच्छा परफॉर्म करते हुए हमें टॉप रैंक लाना है। तो ऑब्वियसली जब टॉप रैंक लाएंगे तो टॉप मार्क्स भी आनी चाहिए। तो उस टॉप मार्क्स को लाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस 120 डेज में, तो मैं समझता हूं कि जेडी सर से बेहतर कोई नहीं आपको बता पाएगा, मैं भी नहीं बता पाऊंगा कि उन्होंने क्या प्लान किया है कि 120 डेज में वो क्या करने वाले हैं और कितना आपको वर्कआउट कराने वाले हैं। तो आप लोग वर्कआउट करने के लिए तैयार हो, सुनने के लिए भी तैयार हो? जेडी सर क्या आपका प्लान है, प्लीज बताएं। सर सबसे पहला चीज कि 12th सिलेबस जो है इन लोगों का अभी कंप्लीट हो चुका है। ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने बहुत ऑन टाइम सिलेबस फिनिश किया है और सारे बच्चे जो है ये इंतजार कर रहे थे कि कब से हम लोग का रिवीजन स्टार्ट होगा, ताकि जो भी डॉट है, जो भी बैकलॉग है, उसको हम लोग कंप्लीट कर सके। तो अब क्या है कि जो रिवीजन स्टार्ट होगा एक्चुअल में मेरे हिसाब से देखा जाए ना, तो जो मेन जर्नी स्टार्ट होता है यही स्टार्ट होता है। मतलब अभी जो हमारे पास 120 डेज बचा हुआ है, अगर इसका हम लोग प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर लें तो डेफिनेटली सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता और अच्छे रैंक के साथ अच्छे कॉलेज मिलेगा। तो उसके लिए एक प्रॉपर मोटिवेशन चाहिए, प्रॉपर हार्डवर्क चाहिए। जितना हमें पढ़ सकते हैं उससे थोड़ा सा और कुछ परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। सर इसके लिए हम लोगों ने बहुत बेहतरीन प्लान किया है। सर आपके प्लानिंग सुनने के पहले मैं एक पॉइंट और जरूर बच्चों को बताना चाहता हूं कि अभी तक 2 साल में आपने कैसा मार्क्स लाया वो तो मायने रखता ही था। उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, इसलिए आप इंस्टीट्यूट के टॉप बैच में पढ़ रहे थे। लेकिन अब सारा सिलेबस फिनिश हो गया है, तो अब जितनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे कई गुना ज़्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन इस टाइम में जब तक आप एक प्रॉपर वे में वर्क नहीं करोगे, एक प्रॉपर टाइम देके वर्क नहीं करोगे, तब तक आपको फुल सिलेबस में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। और अब जो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ये डायरेक्टली आपके रैंक को रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए ये 120 डेज में अभी तक जो थोड़े बहुत अप डाउन हो रहे होंगे आपके मार्क्स, ये मार्क्स जो अप डाउन हो रहे थे अब इसे हमें अप डाउन नहीं होने देना है। हमेशा एक लेवल पे मार्क्स को रखना है और उस लेवल को धीरे 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 टॉप लेवल तक बढ़ाते हुए जाना है। तो वो दिन है ये 120 डेज। 120 दिन में आप ये सारी चीजें बड़े आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आप काफी स्ट्रांगली क्लास में पढ़ चुके हो। पढ़ने के लिए अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। आप मिसमाइंड हो सकते हो, आप एक बार फिर से पढ़ोगे तुरंत याद आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं वही रिवीजन प्लान है। और जिसकी सख्त जरूरत होती है लास्ट में, जो बच्चा ये 120 डेज को अच्छे से नहीं निभाता अपने कंसर्न टीचर के साथ, अपने कैंपस में रह करके या घर पे भी अगर रह रहा है तो अपने टीचर्स के कंसर्निंग में रह करके 120 डेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर लिया, उसको टॉप रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और खास करके सर जो जेईई मेन में क्वेश्चन आ रहे हैं, वो क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं कि आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं आ सकते हो। थोड़ी कॉन्फिडेंस की रिक्वायरमेंट है, थोड़ा मेमोरी की रिक्वायरमेंट है और थोड़ी प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी प्लानिंग अब आपको जेडी सर 1 to 1 बताएंगे। तो सबसे पहले कि इन लोगों का जो रिवीजन प्लान, जैसे अभी तक क्या था कि जो पढ़े हैं
वो लग रहा था कि हम बहुत डेप्थ में पढ़े, ऑब्वियस है बहुत डेप्थ में पढ़ाया भी गया है, बहुत चीज़ अच्छा परफॉर्म किए तुम लोग। लेकिन अभी क्या था कि एक लेवल था, हमको चीज़ें सीखना था। अब हम लोग सीख चुके हैं, उसके बाद हमें ये देखना है कि इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। अगर इस चीज़ को हम लोग मेमोराइज कर लें तो जो रिवीजन होगा ना, वह जो टाइम लेगा वह काफ़ी कम लेगा। जैसे आज मॉर्निंग में क्लास ले रहा था, उसमें बताया कि ये चीज़ें हैं कि जैसे एवरेज मोलर मास है, जो मॉर्निंग के क्लास किया एवरेज मोलर मास है। एवरेज मोलर मास हमने पढ़ लिया कि N1M1 प्लस N2M2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 या सिग्मा या टोटल मास बाय टोटल मोल। अब उससे कोरिलेट करके कितने क्वेश्चन, जैसे 4-5 हमने पॉइंट बताया था, अगर उसको हम कवर करते हैं तो सिर्फ एक चैप्टर कवर नहीं होता है, उससे मल्टी चैप्टर को कवर होता है। एक चैप्टर के क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन में या दूसरे चैप्टर में कैसे लेके जाते हैं, इस चीजों को हमको देखना है। तो अब जो टाइम है ना, इस टाइम पर जितना ज्यादा हम ब्रेन को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे, हम एक सब्जेक्ट में एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में कोरिलेट करेंगे, दूसरे से तीसरे में कोरिलेट करेंगे, तो थ्योरी क्या होगा, बहुत आसानी से वह याद रहता है, बहुत देर तक याद रहता है, सारा कंसेप्ट क्या होता है, क्लियर होता है। और ये तभी हो पाता है जब कंसेप्ट क्या रहेगा, क्लियर रहेगा। तो अब ऐसा करने के लिए सर इन लोगों का जो प्लानिंग है ना, वह बहुत एग्जॉस्टिव है। ऐसे तो ये सब काफी छोटे बच्चे हैं, नहीं, लेकिन बहुत तेज है सर। तेज है, लेकिन छोटे बच्चे हैं, थोड़ा दया आता है हमें कि इन लोग से इतना ज्यादा वर्क सर अभी आप करवाएंगे। दया करिएगा तो आप जो टॉप रैंक चाह रहे हैं उन्हें मिलेगा। एकदम सर क्रूएल नेचर का भी होना पड़ेगा हम लोग को। लेकिन वो दया की बात नहीं है, तुम लोगों को बस एक चीज बताएंगे कि जो तुम अपने आप को जितना डिस्कम्फर्ट जोन में डालोगे, आने वाला टाइम तुम्हारा उतना कंफर्ट भरा रहेगा। और अभी अगर कंफर्ट जोन में रहोगे तो आने वाला टाइम डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। तो क्यों ना अभी हम अपने आप को डिस्कम्फर्ट में डालें, ताकि होल लाइफ जो है हम लोगों का कंफर्टनेस बना रहे। इसके लिए सर सुबह 9 से 2, 9 से हाँ 9 से 2 जो है तुम लोगों का क्लासेस है। अभी कितने लोग 9 से 2 में रेगुलर रुक रहे थे यहाँ पे कैंपस में? सब है, सारे लोग हैं, एक आध लोग नहीं है? नहीं सब लोग नहीं, सभी है, रेगुलर Good. रहता है। तो ये सुबह 9 से 2 इन लोगों का रिवीजन क्लासेस होगा, जिसमें हम लोग रिवाइज कराएंगे जो टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं 11th और 12th का। देन क्या होगा, 3 से 7:50 जो, या 3 से 8 कह लीजिए, 3 से 8 में इन लोगों को असाइनमेंट मिला है। पर चैप्टर आई थिंक 2 DPP है, एक एडवांस लेवल का है, और एक जेई मेन का जो PYQs है वो है। वो तकरीबन 60 से 70 क्वेश्चन जो है PYQs है, और 50 क्वेश्चन, 40 से 50 क्वेश्चन जो है वह एडवांस लेवल का है। तकरीबन 110 क्वेश्चन के आसपास होता है। ये 110 क्वेश्चन जो है पर चैप्टर मिलेगा, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ में भी। और करने के लिए टाइम कितना रहेगा सर, 2 से ढाई दिन। तो इतना में तो इसको करना पड़ेगा सर। मतलब 2 से ढाई दिन के अंदर इसको 330 से 340 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ऑब्वियस है, इतने क्वेश्चन का प्रैक्टिस का मतलब होगा कि हम जब तक पढ़ रहे हैं 1 मिनट भी हमारे पास इधर उधर सोचने के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है। अब सवाल उठता है कि बेनिफिट क्या है PYQ करने से, ऑलरेडी तुम लोग एक बार कर चुके हो। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि अभी जब हम PYQ की बात करें जेई मेन का, तो केमिस्ट्री में 40 से 45% क्वेश्चन जो PYQs का है, जेई मेन की मैं बात कर रहा हूँ, वह ऑलमोस्ट रिपीटेड रह रहा है। मतलब सेम डाटा थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है, ऑलमोस्ट क्या होता है, रिपीटेड रह रहा है। तो ऑब्वियस है, उसको करने से कम 40 से 45% तो हमारे दिमाग में एकदम बैठेगा। बाकी जो पढ़ रहे हैं उससे एक्स्ट्रा तो आएगा ही आएगा। देन फिजिक्स में भी क्या होता है, 35 से 40% रहता है, और मैथ में भी 35 से 40% रहता है। तो इतना नंबर जो है, कम से कम एक बार हमारा इतना स्ट्रांग रहेगा कि ये छूटेगा नहीं। तो ऑब्वियस है, इसके बाद हर सब्जेक्ट में अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से इसके अलावा 15-20% करके तो बनेगा ही बनेगा। तो ऑब्वियस है, अगर ये नंबर बन जाता है तो काफ़ी बेटर रहेगा। लेकिन साथ में सिर्फ जेई मेन देखना नहीं है, हमें एडवांस को भी देखना है। उसके लिए एडवांस का DPP अलग से होगा। देन टेस्ट भी बीच में हम लोग कुछ टेस्ट सर, टेस्ट का मैं बता रहा हूँ, टेस्ट जो है इन लोगों का एक सब्जेक्ट का टेस्ट अभी जो हम लोग अपार्ट फ्रॉम जो रेगुलर टेस्ट हो रहा है, 2-3 टेस्ट रेगुलर हो रहे हैं, उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ने जा रहा है। उसके अलावा डेली हम लोग 1.5 आवर का एक टेस्ट, इसका पेपर बना हुआ है, जो डेली जो है 1.5 घंटे टेस्ट होगा, और वह जब तक रिवीजन चल रहा 120 डेज तक वह होता रहेगा।
तो अब तुम समझ सकते हो कि तुम्हारे पास टाइम जो होगा वह कितना कम बचेगा। तुम्हें लगने लगेगा कि काश ये 24 घंटे का दिन रात नहीं हो करके 48 घंटे का होता तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट होता, हम ज़्यादा अच्छे से कर पाते। लेकिन टाइम वही है, सर इसी ये टाइम पर अगेन करना फिर से पड़ेगा। कंक्लूड कीजिए कि फर्स्ट हाफ में इसको क्या करना है। फर्स्ट हाफ में सर इसका रिवीजन होगा और 9 से 2 रिवीजन क्लासेस लगेगी आप। क्लासेस क्लियर हो गया बात? हाँ 9 से 2 में आपके जैसे अभी तक शेड्यूल्ड क्लासेस लगती थी उस तरह से रिवीजन क्लासेस लगेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स का। ओके, कंसर्न टीचर जो है वो आकर के पूरे टॉपिक को, होल सोल टॉपिक को रिवाइज करा देंगे और रिवीजन के बाद 2 बजे के बाद 2 से 3 तो आपका जैसे लंच ब्रेक होता है हाँ। वो ब्रेक होगा। 3 बजे के बाद क्या करेगा सर ये? 3 बजे के बाद इसको डेली असाइनमेंट मिल रहा है, एक बार दिखाओ। ये जो असाइनमेंट है ये शायद केमिस्ट्री का असाइनमेंट है। पहले मैं पेज बता दूं कितना पेज है, 12 पेज। 12 पेज है। टोटल क्वेश्चन कितना है, 40 और एक चैप्टर का क्वेश्चन है 40, 80 और 85, 85 प्लस 40, 125 है। ये एक चैप्टर का क्वेश्चन है 125। जो जिसको करने के लिए टाइम कितना है अकॉर्डिंग टू प्लानर, 2 दिन। अब 2 दिन में करना है। आज मिलेगा 1.5 घंटे, कल मिलेगा 1.5 घंटे और तुम यहाँ से 8 बजे इसमें, जाओगे तो आधा घंटा वहाँ मिलेगा, 1 घंटा वहाँ मिलेगा। इसमें एक और क्लैरिफिकेशन कर दे रहा हूँ कि ये असाइनमेंट आपको फिजिक्स का भी मिलेगा, केमिस्ट्री का भी मिलेगा, मैथ्स का भी मिलेगा। क्या सर इसको हर डे असाइनमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा, टॉपिक का असाइनमेंट मिलेगा। Topic। क्योंकि एक टॉपिक को रिवीजन करने में हो सकता है 3 डेज लगे, 4 डेज लगे। तो इस 3 डेज 4 डेज में आपको ये असाइनमेंट जैसे टॉपिक फिनिश होता है, फिनिश होने के पहले आपको फिनिश करके बैठ जाना है, ताकि क्योंकि इसका एग्जाम भी होनी है सर, हाँ ताकि एग्जामिनेशन के एक रोज पहले आप फिर से पूरी तरह से फार्मूला, डिफिनेशंस या जो भी कॉन्सेप्ट है उसको एक बार मेमोराइज करके कॉन्फिडेंट होकर के आप एग्जामिनेशन में बैठ पाए। तो ऐसे 3 है आपको, है ना? हाँ ऐसे 3 है। हर सब्जेक्ट में ईच चैप्टर जो है वही बताया कि 110 120 के आसपास क्वेश्चन रहेगा। समटाइम्स हो सकता है 125 हो जाए, किसी में हो सकता है 100 भी हो जाए, लेकिन 100 माइनस नहीं रहेगा, 100 प्लस रहेगा। तो इतने क्वेश्चन जो है इन लोगों का, तो मोर और लेस हम ये मान के चलते हैं। मेरे माइंड में एक बच्चों की तरफ से क्वेश्चन आया है कि मुझे नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत सफिशिएंट है। ये बच्चे 4 दिन में इवनिंग में बैठ के 2 दिन में करके खत्म कर देंगे, तब क्या कीजिएगा? जैसे 4 दिन में कर लिया, 4 दिन नहीं सर, ये 3 दिन में कर खत्म कर देगा। 3 दिन में सर, देखिए सर अगर ये मैं इसलिए कह रहा हूँ सर 3 दिन में खत्म कर देगा क्योंकि 3 से 7 ये यहाँ रहता है, 3 से 8, 3 से 8 रहेगा। कितना घंटा हो गया बेटा? 5 घंटा। घर पे जा करके मान लो 9 बजे तक ये पहुंचता है, कुछ नाश्ता उस्ता, खाना वाना खाया, नाश्ता क्या, तो खाना ही खाएंगे, डिनर हुआ, तो आप 10 बजे से तो पढ़ने के लिए बैठ ही जाओगे, क्योंकि 10 बजे नहीं बैठेंगे तो फिर दिक्कत है, बहुत ज्यादा घूमना फिरना या बात यहाँ करने पर में 5 घंटा नहीं, यहाँ पर 11 घंटे है सर। वो तो आपने रिवीजन कराया, मैं इनके हैंड की बात कर रहा हूँ। हाँ। 5 घंटा इनके पास अपना सेल्फ रिवीजन के लिए हुआ, 5 घंटा तुम्हारे टीचर तुम्हारे साथ हैं यहाँ बैठे हुए, लेकिन घर पे भी आपके पास 5 घंटा है। कैसे 5 घंटा है? 10 से 2 तो आपको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि सुबह में 6 बजे तो आपकी क्लास है नहीं। अगर मान लो कोई 10 से 2 नहीं पढ़ पा रहा है तो 10 से 1 तो जरूर पढ़नी चाहिए आपको, और 1 बजे सोइए, थके हुए रहेंगे तो अच्छी नींद भी आएगी, और 7 बजे उठ जाइए। 7 बजे अगर आप उठ जाते हैं तो सुबह में आप नाश्ता वास्ता कर करके 3 घंटा 4 घंटा का टाइम मिला। लेकिन बहुत बच्चा है जो 5 घंटा निकाल सकता है, वो हाँ 5 घंटा वो निकाल सकता है और एडिशनल घर पे। बट मैं ये नहीं कह रहा 5 घंटा निकालिए, 3 से 4 घंटा अगर रेगुलर एडिशनल आपने निकाल लिया तो कोई भी चीज जो हम देंगे वो बिफोर टाइम फिनिश ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सबसे बड़ी चीज वही है कि अभी जो है ना, तुमको अपने टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना होगा। मतलब समटाइम्स ऐसा होगा ना कि तुम चलो अभी नींद आ रहा, सो रहे, अभी नींद नहीं आ रहा, बेड पर गए, नींद नहीं आ रहा, अच्छा चलो थोड़ा सा एक बार कॉपी देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। मतलब इस तरीके का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। अगर इस तरीके का यूटिलाइजेशन करोगे तो डेफिनेटली क्या होगा, 3-4 महीने है, 3 महीने या 4 महीने जो भी टाइम बच रहा है, इस टाइम में बहुत अच्छा रैंक लाया जा सकता है। लास्ट ईयर इसका एग्जाम्पल्स है, तुम लोग भी अपने सीनियर्स को देखे होगे। ये जो रिवीजन चला था उन लोगों का तो रिवीजन थोड़ा कम टाइम का मिला था, 90 डेज का मिला था। तुम लोग को 120 डेज का रिवीजन का टाइम मिल रहा है।
तो ऑब्वियस है कि काफ़ी बेटरमेंट होगा भी। और जब इसका रिवीजन खत्म होगा और प्रैक्टिस खत्म होगा, तो ये खत्म होते होते मान के चलो कि 10 से 12,000 क्वेश्चन तुम लोग कर चुके होगे, और टोटल मिला करके। अब सोचिए सर, इतना क्वेश्चन अगर ये कर चुका है, हाँ। तो जेई मेन का एग्जाम दोगे ना, तो 50% क्वेश्चन तो लगेगा कि आज इट हम बनाए हुए हैं। हाँ, ऐसा लगेगा। तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए अगर तुम इतने क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियस है कि टाइम तो तुम्हारे पास है नहीं, कुछ भी सोचने के लिए टाइम नहीं है। बस एक ही चीज सोचना है कि हमको असाइनमेंट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ है, मैं जो रिवीजन किया वो थ्योरी कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो, जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें होगा क्या कि कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि सर आए सुबह में आप 9 से 2 बजे तक तो रिवीजन करवा दिए, उसके बाद 3 बजे से रोक लिया, 8 बजे तक हमको असाइनमेंट दे दिए। सर हम सेल्फ स्टडी कब करेंगे? बताओ, सेल्फ स्टडी क्या होता है? खुद ही से पढ़ना होता है। सेल्फ स्टडी करके तुम क्या करोगे? फार्मूला याद करोगे। तुमको फार्मूला याद करने का हर तरीका हम 9 से 2 में बताने जा रहे हैं। वहाँ पर तुम फार्मूला तुम्हारा याद होगा, ऑब्वियस है बहुत अच्छे से पहले से भी याद है, वहाँ पर याद होगा। उसके बाद तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है ऑब्वियस है कि तुमको हो जा रहा है, तो सेल्फ स्टडी का जरूरत कब पड़ेगा? जब तुम्हें असाइनमेंट कुछ बच गया तब जरूरत पड़ेगा, या मान लो कभी ऐसा हुआ कि ये चीजें डॉट आ गया तब जरूरत पड़ा। तो ये जो चीजें हैं ये करते रहना है, तो मुझे लगता है कि काफी बेटर होगा। अब सवाल उठता है कि कुछ कुछ चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जैसे हम लोग पढ़ाएंगे वहां पर भी तो बताएंगे ही कि कौन सा चैप्टर क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में 12th का बात करें जो बहुत आसान होता है, जहां से रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस बनता ही बनता है। जैसे हम बात करें सेमीकंडक्टर का, बहुत आसान सा है, सेमीकंडक्टर से क्वेश्चंस आता है। अगर हम बात करें कि ईएम वेव एंड की बात करें तो ईएम वेव से क्वेश्चंस आता है जो बहुत इजी रहता है। फिर अगर हम बात करें फिजिक्स में कि साउंड वेव्स एंड साउंड्स की बात करें तो वहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर अगर हम बात करें कह सकते हो कि जो थर्मोडायनेमिक्स है, केटीजी है, हीट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। मॉडर्न फिजिक्स है जहाँ से क्वेश्चन आता है कि हमको आसानी से ये सब क्वेश्चंस क्या हो सकता है, बन सकता है। ग्रेविटेशन है जहाँ पर बहुत आसानी है। फिर अगर हम बात करें कि तुम लोगों का जो पार्ट रहता है कि कुछ चैप्टर ऐसा है कि बहुत लेंदी भी है, तो बहुत लेंदी भी है, कुछ होता है कि काफ़ी कम टाइम में हमको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन रहता है। अब जैसे वेव ऑप्टिक्स है, तो ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स है। तो पहले तो रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चंस आता नहीं था, वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आता था, लेकिन लास्ट ईयर क्या किया कि रे ऑप्टिक्स से भी क्वेश्चन पूछा है। तो तुम वेव ऑप्टिक्स जबकि छोटा है, रे ऑप्टिक्स क्या है हमारा बड़ा है, लेकिन क्वेश्चंस कहाँ से पूछा जा रहा है? वेव ऑप्टिक्स से। तो अब ये सब चीजें भी एनालाइज करना होगा। मैथ की बात करें तो एओडी है जहाँ से क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं, 3D है जहाँ से वेक्टर एंड 3D वहाँ से क्वेश्चंस रहता है। फिर तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 4-5 चैप्टर है, हाइपरबोला हो गया, इलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया, फिर तुमको सर्कल हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, यहाँ से क्वेश्चंस जो है हमेशा पूछा ही जाता है। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का रहना ही रहना है। डिफरेंशियल है, इंटीग्रल पार्ट है, डिफरेंशियल का बहुत आसान होता है, इंटीग्रल भी क्या होता है आसानी से बन जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। तुमको अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री में तो इस साल मतलब 2025 की अगर बात करें तो जेई मेन का जो शिफ्ट में हर शिफ्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया, और सिर्फ फिजिक्स में केमिस्ट्री में नहीं आया, फिजिक्स में भी आया है और बहुत सिंपल क्वेश्चन आया। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने जा रहा है। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें ऐसा कुछ रहता नहीं है, कभी भी कोई चैप्टर से पूछ दिया जाता है। थर्मोडायनामिक्स है, कॉमन सब्जेक्ट है जहाँ से क्वेश्चन आता है। लिक्विड सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, काइनेटिक्स है जहाँ से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम से आ रहे हैं। फिर उसी तरीके से अगर हम बात करें कि इनऑर्गेनिक का तो सर इनऑर्गेनिक में तो सर जो बॉन्डिंग है एक क्वेश्चन रहना ही रहना है। सर एक से ज्यादा रहता है, पीटी बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन से 3-3 क्वेश्चन रहता है, और साल्ट एनालिसिस है वहां से क्वेश्चन रहेगा। सर ऑर्गेनिक में कैसे करना? ऑर्गेनिक में थोड़ा डिफरेंट है। देखो जैसे हम 11th में इनिशियली स्टडी किए होंगे क्या डिग्री वगैरह सब, तो ऐसा लगता है यार डिग्री वगैरह क्या पूछेगा। अगर आप इस बार का पेपर देखोगे तो डिग्री से क्वेश्चन पूछ रहा है, हाँ। है ना, डिग्री पूछ रहा है, नोमेनक्लेचर, आईयूपीएससी नेमिंग से पूछ दे रहा है क्वेश्चन। मतलब आप जिसको इग्नोर कर रहे हो ना वही चीज पूछ दे रहा है। एक अच्छा टॉप लेवल का बच्चा सोचता क्या ही आलतू फालतू चीज पूछ रहे हैं। अरे भाई यही तो मार्क्स लाने वाला पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को मेमोराइज करके नहीं जाओगे
तो एक एवरेज बच्चा उस क्वेश्चन को बना करके आ रहा है, एक टॉप बच्चा उसको छोड़ के आ जा रहा है, तो उसका रैंक डैमेज हो गया। हाँ। तो आप देखो एक अच्छे बच्चे का रैंक कहाँ से डैमेज होता है, वो साधारण क्वेश्चन का जो थ्योरी है उसको मेमोराइज रिवाइज नहीं करके जाता है। अच्छा बच्चा कहता है सर मुझे रटना पड़ेगा, अच्छा बच्चा ये कहता है सर मुझे रटना पड़ेगा, रट नहीं पा रहा, नहीं रटना है 120 दिन में, अब ये प्रोसेस करना समझने वाला सारा काम हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझा हुआ तो सब कुछ है, लेकिन याद नहीं है तो कुछ नहीं है, आप ये समझ लीजिए। इसलिए याद होनी ही चाहिए, देख के आंसर पता होनी चाहिए, सिर्फ स्ट्रक्चर पे दिमाग लगनी चाहिए। सर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कहूँगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या तो बहुत अच्छा होता नहीं तो खराब होता, बीच का होता नहीं है। अगर तुमको पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनेगा, नहीं पढ़ा हुआ तो कुछ नहीं बनेगा। इंडिविजुअल जैसे अब मैंने तो- कहा सर, जैसे एक इजी चीज बता रहा हूं इन लोगों को कि डिग्री वाला क्वेश्चन आराम से बनेगा, नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। चाह लेगा कि नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन आप ना बनाए तो आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं बना पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट जो आप रूल्स पर हैं उसी पे बेस्ड आ रहा है। इसके बाद जीओसी का क्वेश्चन पूरी तरह से इंडिपेंडेंट आता है सर, बहुत इजी। चाह लेंगे कि आप नहीं बना पाए तो बिल्कुल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि डाटाबेस दे देगा, ऐसा आप रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। रेयर एंड रेयर होता है, बहुत आसानी से आप उस क्वेश्चन को बना के आ सकते हैं। आइसोमरिज्म का क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल का पूछ रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें आप फंस सकते हैं, फंसने का कोई दूर दूर तक चांस नहीं होता। पढ़ाने को आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया गया होता है, लेकिन जो पूछ रहा है अब मेनली हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। तो 11th में बेसिकली हम यही 3 टॉपिक मानते हैं। हाइड्रोकार्बन को आप 11th का मान भी सकते हो और नहीं भी मान सकते हो। उसके बाद सारा रिएक्शन हो जाता है। अब रिएक्शन में कोई कैटेगराइजेशन नहीं किया जा सकता है, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो पूरा रिएक्शन एक सिंगल टॉपिक है, ये मान के चलिए। अब आपको ये नहीं सोचना होगा कि सर ये इस टॉपिक में ये रह गया या उस टॉपिक में ये रह गया, नहीं, पूरा होल टॉपिक आर ए सिंगल टॉपिक। उसके हिसाब से एक क्वेश्चन ऑक्सीडेशन का 100% होना है और एक क्वेश्चन रिडक्शन का 100% होना है। कुल मिला के 8-9 क्वेश्चन पूछता है। 8-9 क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन में तो कहीं आप फंसने वाला नहीं है, एक आध क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं। कहाँ फंस सकते हैं आपको पता है? कहाँ फंस सकते हैं हम लोग? कहाँ फंस सकते हैं? प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स वगैरह वाले में फंस सकते हैं, क्योंकि अगर आपने सारे फॉर्म नहीं याद रखा है तो शायद आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। लेकिन यही 120 डेज तो है, जो चीज हमें एक रोज याद करना है, एक रोज याद नहीं होता है, उसको नहीं करना है। उसको एक दिन रीड करना है, दूसरे दिन फिर एक बार मेमोराइज करना है, तीसरे उसको लंबा ड्यूरेशन में लेके जाना है और तब फाइनली वो याद रहने लग जाएगा। बायोमोलिक्यूल इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे क्वेश्चन आ ही रहा है, तो ये सब ऐसा है बायोमोलिक्यूल से एक क्वेश्चन नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। मतलब इससे क्वेश्चंस आ रहा है, इस सब पार्ट को देखना ही देखना है। तो तुम लोगों को मोर और लेस जो है एक चैप्टर्स का जो आइडिया है, जो पहले से भी था लेकिन एक आइडिया मिला, तो जो चैप्टर्स हमने बताया वो चैप्टर हमारा सुपर स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ गया, कैसा भी आ गया, हम सॉल्व करेंगे ही करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे, इसका मतलब ये है कि इस पर हमको स्ट्रांग करना है। बाकी जितने चैप्टर है सबको हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है, लेकिन ये सारे चैप्टर से क्वेश्चंस कभी भी छूटने नहीं चाहिए। तो तुम्हारा एक टारगेट होना चाहिए, हर बच्चा, तुम जैसे अपना अपना नंबर तुम लोग को आया टेस्ट में, उसके हिसाब से एक अपना टारगेट सेट कर सकते हो कि फिजिक्स में हमको इतने क्वेश्चंस इन्हीं कर लेने हैं, केमिस्ट्री में इतने कर लेने हैं, मैथ में इतने कर लेने हैं। हमसे पूछोगे तो मैं बोलूँगा 25 आउट ऑफ 25 सभी में करने हैं ऐसे। लेकिन ये थोड़ा सा कम फिजिबल लगता है, ये 2-3 बच्चे होते हैं या 4 बच्चे होते हैं जो करते हैं, लेकिन मैक्सिमम बात जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए तुम लोग अपना अपना टारगेट सेट करो और उस टारगेट को अचीव करने के लिए कौन कौन से एरिया, जो हमने चैप्टर्स का नाम बताया, उसके अलावा कौन कौन से एरियाज हैं, अपने टीचर से कांटेक्ट करो और उसमें तुम्हारा जो भी पार्ट आ रहा है उसको हमको क्लियर करना है और क्लियर करके हमको क्या करना, अपने टारगेट को अचीव कर लेना है। इसमें मैं थोड़ा मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। आप लोग क्या करो ना, अपने वीक एरिया जहाँ पे आपको टीचर की रिक्वायरमेंट है, टीचर के हेल्प की डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, एक सीट बनाओ, उस सीट पे अपना नेम लिखो, बैच लिखो और टॉपिक का नाम लिखो और सेक्शन लिखोगे।
इस पूरे टॉपिक मुझे नहीं दिक्कत है, इस सेक्शन में थोड़ा दिक्कत है जहाँ कॉन्सेप्चुअल एरर हो रहा है। वो एक पेज में एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक मैथ्स का बना लीजिए और बना करके ये आप कंसर्न टीचर को भी मत दो, आप अपने जेई हेड जेटी सर को दे दीजिए, जेटी सर सारा चीज अरेंज कर देंगे आपको। ये तो सही बात है। सबसे बड़ा चीज होता है ना कि हम क्या नहीं जानते हैं, अगर ये जानते हैं ना तो सुधार हो जाएगा, और हम क्या नहीं जानते, अगर यही नहीं जानते हैं तो कभी सुधार नहीं होगा। तो हमें ये पता करना है कि हम क्या नहीं जानते हैं, वो चीज अगर तुम्हें जान गए तो सुधार हो जाएगा। तो इस चीज को पता करना, जो सर ने बताया कि ऐसा करोगे तो उससे पता चलेगा बहुत कि कहाँ टाइम है, पर बहुत आराम से weak हो है, जाएगा। बहुत आराम से हो जाएगा। तो अब हम ये चाहते हैं कि सर बच्चों से भी कुछ इसमें एक चीज और मैं बता रहा हूँ सर कि क्योंकि कुछ बच्चों को तो मैंने भी पढ़ाया है, तो उनका जो पावर है वो मुझे पता है। मुझे लग रहा है आपको जो असाइनमेंट मिलेगा वो ये कसम खा के यहाँ से जाओ कि यहाँ से करके ही जाना, घर पे ये असाइनमेंट मुझे नहीं करना है। घर पे आप अपनी प्लानिंग रखना, जो टॉपिक वीक रह गया उसमें थोड़ा प्रैक्टिस करना है, किसी में थ्योरी थोड़ा सा और आपको रिवाइज करना है, कोई मेमोरी बेस्ड चीज है जिसको रटना है तो रटना है तो रटना है, रट लेंगे, कोई इशू नहीं है। हमें मार्क्स चाहिए अभी फिलहाल, जो रटने वाला पॉइंट है वो रटेंगे। तो कब करेंगे, टाइम निकालना पड़ेगा, तो घर पे ही आपको टाइम निकालने पड़ेंगे। तो अभी हमारे पास जो 3 से लेके 8 कितना टाइम हो गया, 5 घंटा ना, 5 आवर्स बहुत टाइम होता है, वो भी 3 दिन अगर लगातार सिर्फ आप करोगे, प्रैक्टिस होगा उसमें, सिर्फ प्रैक्टिस हो रहा है। और बाकी सर एक और भी है कि कभी कभी बच्चों का मैंने ये रीड किया है कि बच्चा बाद में कहेंगे आपको, वो चीज मैं पहले ही कह रहा हूँ, क्या कहता है कि सर वो तो रिवीजन अच्छा चल रहा, थोड़ा सा हम घर से रिवाइज इसी चीज को और अच्छे से करके आए रहते ना तो मेरा ज्यादा बेटर होता है, यहाँ मेरा माइंड में उतना नहीं जा पा रहा, लगता है कि अपने से रिवीजन कर लेते तो ज्यादा सही होगा। पता है ये बच्चा कौन कहता है, जो थ्रू आउट द ईयर सिंसियर नहीं रहा है। आप पूरी तरह से सिंसियर हैं, आपको सिर्फ पेज पलटने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, जैसा मुझे लग रहा है आपको बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं, पेज पलटोगे ना बेटा तो दिख जगह रे ये वाला पॉइंट हम मिस माइंड कर रहे हैं, एक बार रिकॉल कर दिए। तो इतना करने के लिए आपके पास घर में सफिशिएंट टाइम है, इतना करके आ जाइए। तुमको हम अभी बता रहे हैं, जब तुम जेई मेन दोगे जनवरी में, तो तुम्हें ये लगेगा जब दे कर क्या होगे ना, मान लो 2-3 क्वेश्चन छूट गए या एक क्वेश्चन छूट गए, तुम्हें ये लगेगा ना काश थोड़ा सा और मेहनत कर लेते ना तो ये सब क्वेश्चन छूटने लायक नहीं था। 100% तुमको अपने आप पर ये लगेगा कि बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट और ज्यादा पढ़ना था और तो हमको सारा क्वेश्चन बन जाता। ये फीलिंग होगा, अगर तुम वो फीलिंग से बचना चाहते हो ना तो अभी से 15-20 मिनट जितना पढ़ रहे हो उससे ज्यादा कर लेना है। 15-20 मिनट हर सब्जेक्ट में करोगे, 45 मिनट होगा, 45 मिनट ज्यादा हो जाएगा, उससे काम हो जाएगा। सर अच्छा बच्चा ज्यादातर आप देखे होंगे कि इंटीजर टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, हाँ, उसमें क्या गलती करता है, वो कैलकुलेशन गलती कर रहा है भाई। आंसर आ रहा है 0.25 तो उसका आंसर आ रहा है 0.21, आ रहा है 0.19, कुछ ऐसे अप्रोक्सीमेशन ले लिया कुछ ज्यादा। ये सब इन लोगों को क्लास में मैं पूरे बताता हूँ। देखो जेई एडवांस में क्या होता है ना कि एक हमको रेंज देता है, तो उस रेंज में आप थोड़ा बहुत एरर है तो चल जाएगा, लेकिन जेई मेन वाले बहुत बड़ा रेंज नहीं दे रहा सर, उसमें भी बहुत थोड़ा रेंज दे रहा है। वो क्या है कि ये सब फ्रैक्शन में रेंज दे रहा है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर 4.24 की जगह 4.27 कर लिया, अब उसमें मान लो आंसर जो कंप्यूटर में फीड किया हुआ 4.24 4 पर है, 2 पर है, 4 पर है, तुमने 4.27 कर लिया, तो उससे क्या होगा कि वो गलत रीड कर लेगा। तो इसलिए कैलकुलेशन में एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा चाहिए कैलकुलेशन में। और कैलकुलेशन जब एक्यूरेट हो है तो ये मान के चलो तुम्हारा जो 3 से 4 या 5 क्वेश्चन जो निगेटिव होने वाला था वो नहीं होगा। इसका मतलब तुम तकरीबन 20 से 22 नंबर बेनिफिट में जाओगे, जानते हुए एक छोटा सा इसमें सुधार करके। और 20 से 22 नंबर बहुत बड़ा डिफरेंस लाता है, रैंक में बहुत बड़ा डिफरेंस लाता है कॉलेज में। ये चीज़ों पर बहुत तरीके से हमको वर्क करना है। तो कैलकुलेशन एरर को एकदम जो है उसको खत्म करना, और उसको खत्म करने का तरीका यही है, मोबाइल लेके कैलकुलेट करेंगे, खुद से कैलकुलेट करेंगे, खुद से और कैलकुलेशन हमारा फास्ट भी होनी चाहिए। हाँ, ये भी हो जाएगा। और देखो कैलकुलेशन का बताता हूँ, कभी भी कैलकुलेशन बीच में नहीं करना चाहिए क्वेश्चन का। जैसे हम क्वेश्चन को कैरी करके ले चल रहे हैं, ले करके चलते जा रहे हैं, बीच में आया कैलकुलेट किया, फिर उसके आगे बीच में कहीं अगर छोटा सा गलती हो गया तो पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए कैलकुलेशन का डाटा एज इट इज लेकर के बढ़ो
और लास्ट में पुट करो और लास्ट में डायरेक्ट कैलकुलेट करो, तो वहां पर एरर के चांसेस क्या रहता है, कम रहता है, जो ऑलरेडी हम क्लास में इससे कभी पहले कभी भी कभी बताए कभी हैं क्या तुमको। होता है कि जैसे बीच में, जो सर बता रहे हैं, बीच में आपने कैलकुलेशन कर लिया, आया 0.125, अब आगे के स्टेप में क्या हो रहा है, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। आपने वहां पहला डिजिट सही लिया, 0.1 लिया, 2 भी लिया, और लास्ट जो लिया 5, वो 5 एग्जैक्टली था नहीं, वो एग्जैक्टली था 32 कुछ समथिंग होता वो। अब सोचो बाद में, अब जब फाइनल कैलकुलेशन करोगे और 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बड़ा एरर दिखने लग जाएगा तुमको, समझ तो रहे हो ये ना सब बात? चीजें हैं। अच्छा, तुम लोग के पढ़ाई करते हो तो फ्रस्ट्रेशन भी होता होगा, तो अपना अपना फ्रस्ट्रेशन निकालो, क्वेश्चन जो पूछना चाहते हो पूछ सकते चलिए, हो। हम लोग को जो बताना था वो बता हाँ। दिए, ड्यूरिंग द तो पीरियड आपको किसी के टीचर मन में कोई बताते ही डाउट है रहेंगे। पूछ सकता, माइक। पहले गर्ल्स फर्स्ट, गर्ल्स को हाँ। दीजिए इधर से। ये आप दोनों बताइए कि आपको कहीं कुछ फ्रस्ट्रेशन होता है या लगता है एवरीथिंग इज माइक फाइन? पास लेकर के। सर जैसे संडे को टेस्ट दे के गए तो उसके बाद फिर क्या मतलब पढ़ाई का क्या रहना चाहिए? पढ़ाई पढ़ाई हमेशा करना चाहिए। संडे को टेस्ट दे के गए, टेस्ट दे के तो ऑब्वियस है थकान होती है, तो गए खाए पिए, उसमें हमको जरूर देखना चाहिए कि पेपर में हमने क्या गलती किया, कौन सा क्वेश्चन नहीं बनाया, एटलीस्ट उस क्वेश्चंस को कर लें, उससे रिलेटेड जितने थ्योरीज हैं उसको कर लें। तो संडे का टेस्ट का दिन है तो टेस्ट से रिलेटेड ही बात करें कि टेस्ट में हमारा जो क्वेश्चन नहीं बना, बैठ जाओ, जो क्वेश्चन हमसे नहीं बना वह क्यों नहीं बना उसको एनालाइज करें, उससे रिलेटेड थ्योरी क्या था जो हमने मिस कर दिया, किस कारण से नहीं बना, चाहे वह कैलकुलेशन एरर हो, चाहे वह फॉर्मूला याद नहीं आ रहा हो, चाहे हमने गलत उसमें डाटा देख लिया हो, कुछ ना कुछ रीजन तो रहा होगा, वो रीजन को फाइंड आउट करना है, उस रीजन को लिखना है, जो आई थिंक हम टेस्ट एनालिसिस जो करवाते हैं उसमें यही सब करवाते हैं। तो वो सारी चीजें को करना चाहिए। और देखो बेनिफिट क्या होता है, अगर एक टेस्ट अभी से मान लो स्टार्ट करो, एक टेस्ट में सपोज करो कि तुमने 5 क्वेश्चन फिजिक्स में, 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, 5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में, ऐसे 15 थ्योरी तुम्हें पढ़ने की जरूरत पड़ गया, तुमने 15 थ्योरी पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, अभी से लेकर के जेईई मेन तक में हमने 40 थ्योरी कर ली, 40 टेस्ट लिया, तो 40 इंटू 15 600 थ्योरी हो गया। और 600 थ्योरी ऐसा होगा जो तुम क्वेश्चन नहीं बनने के बाद क्यों वो थ्योरी याद होगा, और 600 थ्योरी जो होगा ना तकरीबन 30 से 40% ये तुमने तुमको कितने ऊपर दिन लेके में चला कर लिया? जाएगा। ये सिर्फ एक संडे में कर लिया, एक संडे एक संडे में कर लिया। आपने क्या हुआ, एग्जाम दिया, हाँ। घर गए, घर जा करके कोई फ्रस्ट्रेट नहीं हुए कि कम ही क्वेश्चन बना या ज्यादा बना, जो नहीं बना उस पर वर्क करना है। हम कहाँ पे हमें दिक्कत हुई, फार्मूला तो नहीं मिस कर गए, कुछ कॉन्सेप्ट में तो नहीं एरर हो गया, वो पॉइंट आउट करके सर ने यही कहा कि आपको वही 5 थ्योरी अपने कॉपी से रिवाइज कर लेना है कि ये कहाँ कहाँ पढ़े हैं, कौन टॉपिक का था, रिवाइज किए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपको 2 घंटे लग जाएंगे कम से कम, हाँ। और उसके बाद आराम से सो जाइए 2 घंटा। हाँ, इतना कर लोगे टेस्ट का काम पूरा हो गया, सो गए, और फिर जो जनरल प्रोसेस है आपका रिवीजन का, जो आपका वर्क है उसको अपना करते रहिए। और कोई इधर से इधर? हर्ष। हाँ, सर टेस्ट में कैसे प्लानिंग करें, मतलब टेस्ट कैसे दें, क्या सीक्वेंस होना चाहिए? देखो जैसे टेस्ट में जो अभी तक मैं समझ पा रहा हूँ या इसके बेसिस पर जैसे नंबर भी बच्चों को मिला है, उसका ऑर्डर हम लोग सीपीएम करते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ करते हैं। क्या होता है कि केमिस्ट्री जो है रिलेटिवली थोड़ा इजियर साइड रहता है, फिजिक्स और मैथ में अभी जो देख रहे हैं कि वह फिजिक्स इजियर है, तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। तो सीपीएम ऑर्डर जो होता है वह मुझे लगता है कि सबसे बेटर है। अगर हम इसमें टाइमिंग की बात करें तो तकरीबन 45 से 50 मिनट जो है वह केमिस्ट्री में देना चाहिए, 1 आवर जो है वह फिजिक्स में देना चाहिए, एंड 1 आवर 10 मिनट से 1 आवर 15 मिनट तक मैथमेटिक्स में देना चाहिए। कोई बच्चा क्या होता है शुरुआत में मैथमेटिक्स उठा लिया, कहीं मैथमेटिक्स ज़्यादा टफ आ गया, पता चला 1.5 घंटे पौने 2 घंटे टाइम दे दिया, वहाँ पर बनने का जितना क्वेश्चन था उतना नहीं बना, और इधर जो सेक्शन में बनने वाला क्वेश्चन था छूट गया। तो ये काम नहीं करना है। तो हमें ऐसा करना है कि टाइम लिमिट के अंदर ही सारा वर्क करना है, बने नहीं बने। तो इसका प्रैक्टिस शुरू से ही करना है। अभी 25 क्वेश्चन 1 आवर में लेकर के प्रैक्टिस किए, धीरे धीरे करके इसको 27 पर ले जाएंगे। जब तुम 32-33 क्वेश्चन पर चले जाओगे 1 आवर में प्रैक्टिस करने के लिए, अगर तुमको लगता है कि इतना क्वेश्चन हम बना पा रहे हैं, चाहे वह फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो,
और मैथ हो, खास करके हम मैथ की बात करें, अगर इतना तुम बना पा रहे हो तो तुम्हारे पास एम्पल ऑफ टाइम मिलेगा जेईई मेन में सॉल्व करने के लिए। तो तुम्हारा प्रैक्टिस लेवल अभी 1 आवर में 32 से 33 क्वेश्चन पर जाइए। मुझे लगता है कि अभी तुम लोग 23-24 के आसपास हो। तो क्या समझे, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ। मैं थोड़ा सा इसमें सपोर्ट कर रहा हूँ सर की बातों को। देखो, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने रियल में रिवीजन प्रैक्टिस कर लिया, जो याद रखने वाली चीज़ें था वो याद रह गया। अब मान लो ऐसा, उसको हम नहीं कहते, अब जैसे आया NaBH4 क्या करता है, तो याद तो हम इतना ही रखेंगे ना, यह एक रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन अब ये किस किस को रिड्यूस करता है ये हमें याद भी रहना चाहिए, पहले याद रहनी चाहिए और तब सोचना चाहिए कि ये कैसे रिड्यूस करता है। तो कैसे वाला पॉइंट ही नहीं आएगा जेईई मेन में, आप ये समझ लीजिए, है ना। तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को देख के आपको पता चल जाएगा कि मेरे से बनेगा या नहीं बनेगा। फिजिकल में भी मोर एंड लेस जो है आपको लगभग पता चल जाएगा, हाफ लाइफ पीरियड का टी आवर निकल जाएगा। लेकिन कुछ लेंदी दिखा एक आध दो क्वेश्चन तो वही लगेगा कि पढ़ने की जरूरत है। मैं बताता हूँ, जैसे 30 क्वेश्चन था ना अभी, तो उसमें 10 इंटीजर था, 5 उसमें से ऑप्शनल था। हाँ, मैं पढ़ाता था बच्चों को, जेईई मेन देकर के आया, कौन सा बना सर, फिजिकल का इंटीजर छोड़ दिया। क्यों सर, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर के चांसेस रहते थे, वो बन रहा था ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से, मैं वो बना। तो ये तुम्हारा प्लान है और बेटर प्लान है। मैं ये फिजिकल पढ़ाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहूंगा कि सिर्फ वही तुम्हें बनाना चाहिए, तुम्हारा ये बेटर प्लान है। बेटा अब पढ़ाई के साथ स्ट्रेटजी चाहिए ना, अब मार्क्स चाहिए हमें। हाँ। मार्क्स जिससे हम कम टाइम में ला सकते हैं उसको पहले करेंगे। तो जो सर बोल रहे हैं ना बिल्कुल सही है। जैसे देखो 10 क्वेश्चन आता था पहले इंटीजर में और उसमें से 6-7 हो जाता था फिजिकल और इनऑर्गेनिक का, तो सब ऐसा लगता है एरोमेटिसिटी आया, फटाफट फटाफट कर दिया बच्चा। मतलब तुम्हारा माइंड जो है ना एक्साइट हो जाता, मतलब कम टाइम में तुम जो है सॉल्व कर करके चले आते हो। लेकिन ये काम वही कर सकता है जो थॉरली एक एक चीज अच्छे से रिवाइज किया है, याद भी रखा है। याद करेंगे, भूलेंगे भी, ये चलता रहेगा प्रोसेस। लेकिन हम अपना वर्क 100% इफिशिएंसी के साथ जितना टाइम हमारे पास है उसमें हम वर्क करते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। ऑटोमेटिकली तुम्हारा अच्छा। नेक्स्ट कोई और पूछना चाह रहे हैं? हाँ सर, लाइक अभी बहुत कम टाइम बचा है हमारे पास, 120 डेज लेफ्ट है और टाइम कैसे निकल जाता है फिर पता ही मैं नहीं चलता। रोकूंगा यहाँ बेटा, है ना। 120 डेज कम टाइम नहीं है, सफिशिएंट टाइम है, ये बोलना है। टाइम कैसे निकल जाता है सर, पता ही नहीं चलता। अभी आज ये डेट है, कुछ दिन बाद जब देखेंगे तो बहुत टाइम निकल जाता है। तो जैसे हमारे पास अभी चैप्टर्स बहुत है, तो हमें मतलब अभी कौन सा चैप्टर प्रायोरिटाइज करना चाहिए, जैसे हाई वेटेज वाला या वीक टॉपिक वाला हमारा? ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब मैं देता हूँ, बैठ जाओ। देखो, प्रायोरिटी तो ये हर स्टूडेंट का अपने हिसाब से अलग अलग होगा। जो टॉपिक तुम्हारे लिए वीक है वो दूसरे के लिए हो सकता है कि स्ट्रांग भी हो सकता है। लेकिन मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि हमारा 15 टॉपिक वीक है और बाकी जो है 40 टॉपिक हमारा अच्छा है, ठीक है, 40 टॉपिक नंबर्स अच्छा वाला टॉपिक का ऑब्वियसली नंबर ज़्यादा होगा, तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि इस 15 टॉपिक जिसमें आपको लग रहा है कि हमको अच्छे से बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, तो उस चक्कर में आपका क्या होगा कि 40 टॉपिक फिर भूलने लगेंगे। तो बेटर है कि फटाफट आप एक्स्ट्रा टाइम में, जो एक्स्ट्रा टाइम मैंने बताया है, ये वाला टाइम में तो हमारे ही प्रोसेस से आपको काम करना है। एक्स्ट्रा टाइम में आप अपना प्लान बना लीजिए कि हमें ये सारे टॉपिक तो अच्छे से आता है, जो मैं क्लास में जो हमारा रिवीजन प्लान चल रहा है उसके थ्रू मैं बड़े आसानी से कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रहा। वो जो 15 टॉपिक है, उस 15 टॉपिक का आप घर पे जो 4 घंटे का आपके पास आवर है, उस 4 घंटे में प्रॉपर प्लानिंग बना लीजिए और वो प्लानिंग अपने सर से भी अप्रूव करा लीजिए कि सर इसमें मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा वीक है। उस टाइम में शायद हम नहीं कर पाएंगे सर, इसमें मैं बताऊंगा, है ना। जैसे जो भी वीक पोर्शन है किसी भी इंडिविजुअल बच्चे का है, जैसे पढ़ा रहे 9 से 2 क्लासेस में, सर जब आएंगे सर से पहले ही बात कर लो कि सर ये हमारा पार्ट वीक है, थोड़ा और जो है हमको थोड़ा सा बेटर एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो सर जैसे जो भी चैप्टर, ऐसे तुम लोगों से मैंने लिखाया भी हूँ कि कौन कौन सा एरिया वीक है, मैं रिस्पेक्टिव सर को भी देने जा रहा हूँ वो चीज़ें, और ज्यादातर वो तो कॉमन ही होगा, कॉमन ही है। तो वो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। हम लोग जब पढ़ाते हैं तो हमें भी पता होता है, जैसे तुम लोगों को पढ़ाता हूँ तो हमें पता रहता है कि ये चीज़ें तुम्हारे लिए टफ होगा, ये अभी नहीं, ये कल समझ में आएगा और एग्जैक्टली कल समझ में आता है और बेटर तरीके से आता है।
ये अभी लगेगा कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जब क्वेश्चन देते हैं तो पता चलता है। ये कई बार हम क्लास में बता चुके हैं, करवा चुके थे, उसका चिंता नहीं करना है। जो पोर्शन वीक है या स्ट्रांग है अपने सर से कांटेक्ट करो और उसको उस पार्ट पर सर से हेल्प ले वही है, करके। वही सर। हाँ। जो हम लोगों ने अभी कहा ना, जस्ट हाँ। कि आप जब लिख के दोगे ना, हाँ। तो आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का कॉमन टॉपिक होगा। एक आधे बच्चे का जो है ना इधर उधर थोड़ा डिफरेंस आएगा, तो उसको हम लोग पर्सनल अटेंशन दे देंगे अलग से। और तुम्हारा ध्यान हम क्लास के रिवीजन में भी करवाएंगे। बट मान लो अगर 99% बच्चा का वो टॉपिक बहुत स्ट्रांग है, तो उसमें क्लास में शायद सर उतना टाइम नहीं देंगे, तो आपको अलग से टाइम दे देंगे। इसलिए मैंने कहा कि इवनिंग में तुम अपनी प्लानिंग कर लेना, और इंस्टीट्यूट के अंदर तो सर हैं ही। और कोई इधर से उधर कोई पूछना चाह रहा था, उधर से कुछ। मिलिंद पास कर दो, माइक पास कर दो। जिसको पूछना फ्रीली पूछो, ऐसा नहीं कि 2-3 पूछ रहे हैं बाकी पूछो। सर जेई के साथ साथ हम लोग का बोर्ड्स भी काफ़ी क्लोज है, और इन दिनों में मतलब हम लोग जेई के रेगुलर प्रिपरेशन के साथ ही साथ बोर्ड के लिए कैसे प्रिपेयर करें, या फिर कितना टाइम बोर्ड्स को डेडिकेट करें, और कैसे प्रिपेयर करें कि हम लोग का बोर्ड्स भी अच्छे से हो जाए और जेई प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मैं इसमें 1 मिनट खाली बोल दे रहा हूँ, और फिर जेडी सर बोलेंगे कुछ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो आपका 120 डेज का रिवीजन होगा ना, ये मोर देन इनफ हो जाएगा आपके बोर्ड के लिए। बस जब बोर्ड का एग्जाम आएगा ना, तो बस आपको उस टाइम में जो 20 डेज के आसपास आपके पास टाइम रहेंगे, 15 डेज 20 डेज रहेंगे। शायद बिहार बोर्ड वाले को थोड़ा कम टाइम रह सकता है, लेकिन सीबीएसई वाले को सफिशिएंट टाइम रहता है। उस टाइम में सिर्फ आप पेपर प्रैक्टिस कर लोगे ना, कि कितना लिखना है, 2 मार्क्स के लिए कितना लिखना है, 3 मार्क्स के लिए कितना लिखना है। बीच में हम लोग कराएंगे भी पेपर, है ना, और आप खुद से भी प्रीवियस ईयर का कर लोगे, बहुत आराम से अच्छे मार्क्स। मैं एक चीज बताऊंगा, जैसे एक चीज दिमाग से निकाल दो कि जेई मेन, जेई एडवांस, बोर्ड, जेई मेन, जेई एडवांस का अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो बोर्ड पता नहीं मेरा अटक जाएगा। ये दिमाग से कंप्लीटली निकाल दो। तुम कोई भी एग्जाम्पल लेके आ जाओ मेरे पास, जिस बच्चे ने जेई मेन में 99 परसेंटाइल लाया है और एडवांस में वो 20,000 के अंदर रैंक लाया है, अगर उसका 85% से कम नंबर है तो हमें बता दो। एक बच्चा है जिसने ऐसा होता नहीं है लाया, सर टॉपर है अपने स्कूल। हाँ, ऐसा होता नहीं है। अब रहा कि हम प्रिपरेशन कैसे करें। देखो, हम थ्योरेटिकल बात नहीं करेंगे। लास्ट ईयर भी हमने पढ़ाया था बच्चा निखिल, जो अभी IIT BHU में कंप्यूटर साइंस लेकर के है। तो और वो बहुत काफ़ी बढ़िया बच्चा था। वो क्या करता था कि उसका भी रिवीजन प्लान तो 9 से 8 ही चलता था। उसके बाद वह डेली आधा घंटा इंग्लिश वगैरह, ये जो हमें बताता था कि सर आधा घंटा 45 मिनट यहाँ से जाने के बाद हमने क्या किया कि इंग्लिश का चाहे और जो दूसरा सब्जेक्ट था, फिजिकल एजुकेशन हो गया, उस पर हम क्या करते थे, जा कर के पढ़ते थे, एनालाइज करते थे क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। और उसके बाद हमको 10 दिन 12 दिन पर कभी फिजिक्स का देखा और कोई भी PYQ उठाया, उसमें देख रहा हूँ कि मुझसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सर हमसे सब बन रहा था, हमें को कोई दिक्कत नहीं आ रहा था, क्योंकि इधर से जो प्रिपरेशन कर रहे थे उसी के बेसिस पर। और वो आई थिंक कि काफ़ी बढ़िया स्कोर किया, काफ़ी बढ़िया स्कोर किया है। 92-93 परसेंटेज के आसपास है, और शायद वो बिहार बोर्ड में है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा, वो इस 90 के आसपास ही है, बिहार बोर्ड से था। तो बहुत बढ़िया नंबर है। तो इसलिए इसका टेंशन छोड़ दो कि बोर्ड अलग होता है, एडवांस अलग होता है। अरे वही सिलेबस को हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाके पढ़ाते हैं। जब ऊपर जाके पढ़ जाएंगे तो नीचे वाला बनेगा क्यों नहीं। इसमें बस जो लोग 99 परसेंटाइल लाएगा उसको 90% मार्क्स जरूर आएगा, बोर्ड में गारंटी है। और कोई क्वेश्चन? हर्ष, माइक देना। ऐसी क्या मिस्टेक्स है जो आगे वाले 120 डेज में बिल्कुल नहीं करें? देखो, सबसे बड़ा चीज है कि हमको मिस्टेक के बारे में नहीं सोचना है। हमको ये सोचना है कि आने वाला 120 डेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम कैसे करें। हम मिस्टेक को अवॉइड नहीं कर सकते। आज हमने ये मिस्टेक किया, वो मिस्टेक हमको समझ में आ गया, आने वाले 10 साल तक वो मिस्टेक नहीं करेंगे, लेकिन नेक्स्ट डे एक नया मिस्टेक हमसे होगा। तो हर दिन हमसे मिस्टेक होगा, हर दिन हम उस मिस्टेक को अवॉइड करेंगे। मिस्टेक होगा, जो भी मिस्टेक्स होगा, लेकिन एक चीज हमको दिमाग में रखना है कि हमको अपना प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है।
चाहे रिवीजन का हो, चाहे फिर असाइनमेंट का हो, इसको प्रॉपर यूटिलाइज करना है। बाकी जो मिस्टेक कर रहे हैं करते रहे, तुम हार्डली 60 डेज 65 भाई डेज के मिस्टेक बाद तो गलती से होता है ना, है कि नहीं? गलती से मिस्टेक चलिए हो तो जाता है। मैं भी एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, बस एक मिस्टेक नहीं करना। क्या? कि इस 120 दिन में आप अपनी तबीयत खराब नहीं करना। बस हाँ, ये तो खाना कंट्रोल में खाना है, टाइम से सोना भी जरूरी है ना, और 5 घंटा तो एटलीस्ट सोना जरूरी है। 10 मिनट का मेडिटेशन अगर आप कर सकते हो, जैसे यहाँ से आप घर इंस्टीट्यूट से घर गए, शाम में पढ़ने के लिए बैठे, तो 10 मिनट का मेडिटेशन कर लीजिए। उस मेडिटेशन में गॉड का अगर आप सोचना चाहते हो, उनके बारे में, उनके चरणों में जाना चाहते हो, तो इट्स गुड, जा सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं अभी ये कह रहा हूँ कि अब उस अगले 4 घंटे में आप क्या क्या प्लान कर रहे हो, क्या क्या पढ़ करके सोओगे, वो कॉन्सेंट्रेट होके, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट होके उसमें सिंसियरली जो है पॉइंट वाइज आप डिसाइड कर लो कि इस 4 घंटे में हमें क्या करना है। समटाइम्स ये लगता है ना कि देखो, जैसे मिस्टेक होता है कि कभी टेस्ट छूट गया, कभी क्लास छूट गई, कभी असाइनमेंट नहीं कर पाया। ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, है ना? ये इसका मिस्टेक नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे भी बन सकते हैं जहां पर हमें छोड़ना पड़ सकता है, उसको हम मिस्टेक नहीं कहेंगे, लेकिन इंटेंशनली ये चीजें नहीं अभी होनी क्या होगा चाहिए। कि ठंडी का टाइम आ रही है, ठंड लगने की गुंजाइश होती है इनिशियली। जब ठंड आती है ना, तो हम टी शर्ट में घूमने लग जाते हैं, लगता है कि भाई मुझे कुछ नहीं हो सकता, अभी तक तो बॉडी वैसे चल रहा था। लेकिन एट ए मोमेंट आपको ठंड लग गई और 5 रोज 7 रोज के लिए आप बीमार हो गए। तो मैं वही कर रहा हूँ, वो गलती नहीं होनी चाहिए। गर्मी लग जाए, लेकिन थोड़ा भी ठंडी का मौसम अभी जैसे दीपावली के जस्ट बाद होगा, आप अपना बंडी उंडी चढ़ा करके आएंगे। जैसे ये कभी वॉच किया कि तुम्हारा ब्रेन इस 24 आवर में, हर आदमी का होता है कि 24 आवर में कोई पार्टिकुलर आवर होता है, पार्टिकुलर टाइम होता है जहां पर ब्रेन सुपर एक्टिव होता है। वो उस चीज को जज करो। अगर तुमने उस सुपर एक्टिव में अपने आप को जगा के रखा, वह रात के 2 बजे भी हो सकता है, दिन के 4 बजे भी हो सकता है, 10 बजे भी हो सकता है, कोई भी टाइम हो सकता है। अगर उस टाइम में तुमने अपने आप को जगा के रखा, तो बहुत सारा प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाता है। अगर उस टाइम को तुमने मिस यूटिलाइज कर लिया, तो फिर तुम्हारा इफिशियंसी अपने आप कम हो जाएगा। तो वो जो यूटिलाइजेशन है, चाहे 1 घंटा का हो, 2 घंटा का हो, जैसे मान लो तुम्हें हम कई बार ये प्रैक्टिकल करके दिखाएं कि जैसे तुमको मान लो 90 क्वेश्चन दिया या 100 क्वेश्चन दिया, तो तुम लोग बोलते कि सर इसको करने में तो 5 घंटे लगेंगे। और तुम बिलीव करो, जब तुम लोग को क्लास में 11th की मैं बात कर रहा हूँ, जब सामने मैं बैठा करके प्रैक्टिस करवाया था, कितना देर में हो गया था? 2 घंटे से 2.5 घंटे में हो गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ भी इफ एंड बट करने का कोई गुंजाइश नहीं था। घर पर जब हम रहते हैं तो मोबाइल रहता है, कोई दोस्त आ गया, पेरेंट्स आ गए पास में, तो ये सब डिस्टरबेंस होता है। चलो ठीक है, अभी कोई बोलने वाला नहीं है, थोड़ा सा मार्केट घूम के आ जाते हैं, ये भी रहता, सेल्फ पर कंट्रोल नहीं होता है, तो ये चीज़ें होता है। तो वो चीज़ों से बचने के लिए ही हम लोग क्या कर रहे हैं, तुम लोग को अच्छे से जानते हैं, तो 11 घंटे का क्लास लगा दी। अभी ये बता, तुम हॉस्टल में रहते हो या पेरेंट्स के साथ रहते हो? हॉस्टल में रहते हो। अब देखो, हॉस्टल में तो थोड़ा सा कंसर्न है वहाँ पे। अब आप एक रूम में कितने लोग रह रहे हैं? 3 लोग रह रहे हैं, तो ये कंसर्निंग है। अब सर ने जो चीज़ें बताया वो तो है ही, लेकिन अब हॉस्टल में कैसे करोगे? तो अगर 2 घंटा आप पढ़ते हो और आपका माइंड सैचुरेट करता है, तो ऑब्वियसली पढ़ाई को ब्रेक लेना चाहिए। थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ा रूम से बाहर निकल जाइए, 10 मिनट के लिए आप थोड़ा टहल लीजिए, इधर उधर टहल लीजिए। जेब में कुछ खाने के लिए रख लीजिए, छोटा छोटा कोई चीज़, जैसे किसी को जो चीज़ अच्छा लग रहा है, जैसे मान लो किसी को छुहारा अच्छा लगता है, छुहारा 10-5 रख लिए जेब में, एक एक खाए, टहले। किसी को लगता है कि मुझे थोड़ा गाना सुनने की ज़रूरत है, तो आप ईयरफोन रहता है, बाहर निकल जाइए रूम से 5-10 मिनट, लेकिन लिमिट में 10 मिनट आप अपना फेवरेट सिंगर का गाना सुन लीजिए, खाते हुए सुन लीजिए, 10 मिनट फ्रेश हो गए। लगता है कि मम्मी से बात कर लेते हैं, 10 मिनट मम्मी से बात कर लीजिए, पापा से बात करना है, फ्रेंड से बात करना है, बाहर निकल के बात कर लीजिए, आप फ्रेश हो जाओगे। लेकिन ये माइंड सेट रखना होगा कि मुझे ये 10 मिनट में ये सारा कर करके 15 मिनट में करके फिर बैठना पढ़ने। अब देखो, जैसे एक बच्चा पिछला साल के, मतलब इस साल से पिछले साल का, वो आया था,
तुम लोगों के बैच में नहीं, तुम लोगों से सीनियर बैच में था, जब सेलेक्ट हुआ था जे एडवांस में, तो वो बोला कि पढ़ते पढ़ते सर हम कुछ दिन मक्कारी करने लगे थे। मक्कारी क्या करता था वो बताता हूँ। वो बोला सर हम रील नहीं देखते थे, हमारा जो ड्रीम था जैसे कि उसको बीटेक करना है, बीटेक में कंप्यूटर साइंस लेना है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड वो लॉन्ग वीडियो देखता था, पढ़ाई छोड़ करके, किताब छोड़ करके, जो भी जेई एडवांस के लिए हमको ज़रूरत है, जेई मेन के लिए ज़रूरत है, उसको छोड़ करके उस चीज़ के लिए वह देखता था। तो अगर तुम लॉन्ग वीडियो देखोगे ना, मान लो कभी भी, तो तुम्हारा कंसंट्रेशन बनेगा, और रील जब देखोगे ना तो कंसंट्रेशन ब्रेक होता है। तो वो चीज़ों को अवॉइड करना है, राइट? ठीक। और कोई और पूछ रहे थे? आयुष, और कोई इधर से? जो लोग एक बार पूछ लें वो नहीं पूछेंगे, दूसरे लोग पूछेंगे, है ना? कोई इधर से? हाँ आयुष, माइक तो आयुष। क्योंकि अब टाइम हम लोग के पास ज़्यादा नहीं है, अब कम है टाइम। हाँ 5। यस सर, मैं पूछना चाहता हूँ सर कि बहुत सारा चीज़ मतलब मेरा बचा हुआ है अभी 12th का, मतलब बहुत कुछ छूटा हुआ है, तो उसको कब ख़त्म करेंगे, मतलब कैसे ख़त्म करेंगे? कैसे ख़त्म करेंगे? उसको ख़त्म नहीं करेंगे, उसको अच्छा करेंगे। पहले इससे पूछिए कि सर 12th में क्या बचा हुआ है, कैसे बचा हुआ, थ्योरी बचा हुआ है नहीं, या इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए? तो वो अभी जो है ना, जो रिवीजन का प्लानिंग चल रहा है उसके through ही अकॉर्डिंग जाना है, और नवंबर एंड में तुम्हारा रिवीजन हम लोग एंड कर रहे हैं। उसके बाद पूरा दिसंबर बचेगा जिसमें टेस्ट होगा, और भी बफर टाइम तुमको मिलेगा, वहाँ पर इस चीज़ों का प्रैक्टिस, ऐसे जो बचा हुआ प्रैक्टिस है, ईच एंड एवरी चैप्टर में 120 110 क्वेश्चन तो करवा ही देंगे आज में, तो वो बाकी हो जाएगा। सर इतना हर टेस्ट टॉपिक का प्लानिंग है हमारा, हर एक एक टॉपिक, सिंगल टॉपिक, टॉपिक कुछ नहीं छूटा है। तो जब टॉपिक तुम्हारा वीक सेक्शन वाला टॉपिक शुरू हो जाएगा, उस समय तुम उस पे थोड़ा ज्यादा फोकस हो जाना, और तुम्हारा चीजें हो जाएगी अच्छी से। फिर जैसे रिवीजन खत्म, फिर आपके पास और बफर टाइम मिलेगा, अब उस समय भी थोड़ा सा तुम उस पे टाइम दे देना, चीजें हो जाएगी। और किसी को पूछना है? ठीक है, तो सेशन पूछ, बैठ जाते। ठीक। सर लाइक कभी कभी हम लोग को डिमोटिवेशन होता है, कभी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, टेस्ट में कम नंबर आ रहा है, पढ़ते पढ़ते एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो इरिटेशन होने लगता है, या फिर मार्क्स उतना रिजल्ट मतलब आ रहा है बट सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, मतलब बेटा डिमोटिवेशन तो होगा तभी ना हम लोग की जरूरत है। होने लगता है कि मतलब देखो, नंबर नहीं आ रहा है। मैं बताऊंगा, बैठ जाता हूँ। एक बच्ची है रश्मि, ऐसमें ये मैं बता रहा हूँ कि आज से 6-7 साल पहले की, उसको आईआईटी मुंबई मिल रहा था, उसका ड्रीम था कि एरो स्पेस लेना है, उसने आईआईटी मुंबई मिला, उसको छोड़ करके वह आईआईएससी से वो एरो स्पेस का कोर्स किया। मैं उसको सुपर मोटिवेटेड गर्ल मानता हूँ, और उसका एग्जाम्पल भी देता हूँ। जैसे उसको नंबर आया कम, उसको बुला के पूछा नंबर क्यों कम आया? सर कोई बात नहीं सर, नहीं पढ़े थे इस बार, अगला बार पढ़ के नंबर ले आएंगे। और दूसरा बार देखो वह टॉप मार गई, तीसरा बार फिर उसको कम नंबर आया, क्यों? सर वही कारण है कि नहीं पढ़े थे, नहीं नंबर आया, पढ़ ही नहीं पाए हम, तो नहीं पढ़े तो नंबर कम आया, तो हम किसको बोले? खुद को ही बोले, और वो पढ़ के ले आते थे। तो उसके अंदर ये फीलिंग था कि हम नहीं पढ़े इसलिए हमें नंबर नहीं आ रहा, पढ़ेंगे तो नंबर आएगा। तो हम एक चीज कहेंगे, नंबर लाने के लिए कोई नहीं सोचो, रैंक लाने के लिए कोई नहीं सोचो, तुम्हारा मेन वर्क है पढ़ाई करना, पढ़ाई पर तुम ध्यान दो, तुम सारे चीज को फोकस करो, रैंक उसका रिजल्ट होता है, वो अपने आप आएगा। रिजल्ट तब आएगा जब हम लोग इधर मजबूत करेंगे। एक और गर्ल्स थी जो अभी कहाँ है, अनुष्का राज जो है, हाँ, ये है ना, एलएस में थी, और कैंप लगा था हम लोगों का, मतलब टॉपर बच्चों का कैंप हुआ था। अब कहाँ हुआ था वो नहीं बोलूँगा, बट कैंप हुआ था, तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बहुत रो रही थी, पूरा एकदम पागलों की तरह रो रही थी। उसके पेरेंट्स आए, फिर मेरे पास आए, मैंने उन्हें समझाया कि भाई वहाँ भी पढ़ना है और यहाँ भी पढ़ना है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा तुमने कम रिवीजन किया होगा, और इस वजह से कुछ परसेंटेज ऑफ मार्क्स तुम्हारे थोड़े डाउन हुए। अभी तुम वो वर्क हार्ड यहाँ कर लो, यहीं से तुम्हारा बेटर हो जाएगा। और उसने जो पिकअप पकड़ी तो फिर पीछे नहीं मुड़ी। मुझे लग रहा है कि गर्ल्स में ऑलमोस्ट वही टॉपर थे। हाँ, है ना? देखो
डीमोटिवेशन जैसा कुछ भी वर्ड मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि डीमोटिवेशन कुछ होता नहीं है। वो क्या होता है, हमारे वर्क नहीं करने का एक कह सकते हो कि रूप में अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक वर्ड हम लोगों ने इजाद किया कि डीमोटिवेट हो गए। एक्चुअल बात यह है कि हमने वर्क नहीं किया है, उस तरीके का हमने टाइम नहीं लगाया, इसलिए हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। और अदरवाइज सर तुम पढ़ो। डिमोटिवेशन का एक और वजह है हाँ कि कभी भी कोई डिमोटिवेटेड पर्सन से बात ना करो। हाँ समझ रहे हो? जो तुम्हारे ऐसे दोस्त भी होंगे जो इस बैच में नहीं होगा, किसी और बैच में होगा, वो तुम्हें ऐसे चिढ़ा भी सकता है, तुम तो टॉपर हो ही जाओगे, है ना? हाँ। उससे कुछ नहीं हो रहा, ऐसे चिढ़ाएगा, बोला बिल्कुल टॉपर होंगे, देखो हम करके दिखा दे, मतलब तुमको उससे दोस्ती नहीं करनी है। ऐसे डिमोटिवेटेड बच्चों के पास जाओगे, डिमोटिवेशन सर होगा। मैं बताऊं, जब मैं प्रिपरेशन करता था, एक मेरा दोस्त था, मैं पढ़ता रहता था, वो आया रूम में, नॉक किया, तो पढ़ रहे हो, तुम्हारा आईटी तो पक्का है। चलो ठीक है, इग्नोर कर दिया, चलो अभी पढ़ रहा हूँ। फिर दूसरे दिन आया, फिर देखा, एकदम लगा हुआ, हम कह रहे हैं आईटी मुंबई पक्का है तुम्हारा। अब जब तीसरे दिन जब वो आ रहा था ना, जैसे लगा कि उसका आवाज सुने कि वो आ रहा है, जो रखे हुए थे किताब उताब रख करके और सोने का नाटक करने लगे। अब क्या हो गया कि वो धीरे धीरे वो हम पर हावी हो गया। तो किसी ने हमको समझाया, हमने क्या कहा, एक दिन आया, फालतू का बात हमसे मत क्या करो, अगर बैठना है तो बैठो, नहीं तो जाओ। उसके बाद उसका बात हमको कभी सुनने को नहीं मिला और हम बहुत अच्छे से पढ़ पाए। तो कभी इस तरीके का अगर होता है ना, तो एक हार्ड वर्ड बोलना बहुत जरूरी है, चाहे कितना भी क्लोज दोस्त क्यों नहीं हो, हार्ड वर्ड बोल दो। अगर वो तुम्हारा पक्का दोस्त है तो वो बुरा नहीं मानेगा, और अगर कच्चा दोस्त है बुरा मानेगा, तुम समझ जाना कच्चा दोस्त है, अच्छा है ना, अच्छा दूर हो होना, गया दूर तो हो अच्छा हो गया। ठीक है। तो ये सब चीजें जो है रहना चाहिए। और उसमें ये डिमोटिवेशन वाला वर्ड आना ही नहीं चाहिए अपने माइंड में। और जब कभी लगे कि थोड़ा सुस्त हो रहा है, क्या करें, तो सीधा मेरे केबिन में पहुंचना है, यानी जेडी सर के केबिन में पहुंचना है, 10 मिनट बात करना है, मतलब ईमानदारी से बात करना है। आप देखो पूरा मोटिवेटेड होके आ जाओगे। अच्छा, जैसे बताओ, जैसे किसी दिन तुम 10 घंटे पढ़ लिए, एकदम प्रैक्टिकल बात है, थ्योरेटिकल वाली कहानी बहुत सुनते हैं यूट्यूब पर, यहाँ वहाँ, प्रैक्टिकल बात बताओ। जो तुम लोग 10 घंटे पढ़े, ढेर सारा क्वेश्चन बनाए, बताओ डिमोटिवेट होते हो क्या? कितना खुशी मिलता अंदर से, लगता हम किसी से बात न करें, हम अपने आप में खुश हैं। तो हमको डिमोटिवेशन कहां से मिल रहा है? पढ़ने से मिल रहा है क्या? डिमोटिवेशन मिल रहा है नहीं पढ़ने से। बिल्कुल सही है। आज समझे, ये बहुत बड़ी बात होता है। ये उल्टा डायरेक्शन में लोग बोलते हैं कि डिमोटिवेट हो गया बच्चा, ऐसा हो गया, अरे नहीं पढ़ा इसलिए डिमोटिवेट हो गया। जो बच्चा स्टडी नहीं करता है उसको सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा, और सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा तो ऑब्वियसली वो डिमोटिवेटेड अपने आप को फील करेगा। एक नया टॉपिक, आप जाओगे इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईटीज में जाओगे, तुम्हें क्या लग रहा है कि जेटी सर वहां मिलेंगे पढ़ाने के लिए? वहां ऐसे लोग पढ़ाने के लिए मिलेंगे जो सिर्फ लेक्चर दे के चले जाएंगे, हवा भी नहीं लगेगा क्या हो रहा है, और सर पे एग्जाम आ जाएगा और आपको खुद से पढ़ना पड़ जाएगा। तो क्या हम डिमोटिवेट हो जाएंगे? आईटी का बच्चा डिमोटिवेटेड रहता है, वो जानता है कि यही कल्चर है, पढ़ना मुझे खुद से पड़ेगा। और एग्जाम वगैरह में नंबर कम आता है तो क्या होता है, एक आध एग्जाम में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर होता है, एक लेवल सेट कर लिया 300 में 280 और हमेशा 280 प्लस ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। अप्स डाउन होता है, उसको लेके घबराना नहीं है। डाउन हुआ, कुछ चीज़ें कमी रहा है, उसको ठीक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसे में तो ये चीज़ों पर हमको हमेशा, कभी भी किसी भी चीज़ में कमी लगे ना, तो अपने अंदर क्या कमी की वजह से वो रिफ्लेक्ट हुआ है उसको फाइंड आउट करो, उसको ठीक कर लो। और ये ऐसे गलतियां अगर तुम सुधार करते रहोगे ना, एक दिन तुम बहुत जीनियस बन के बाहर आओगे, बहुत एक बेटर परफॉर्मर बन के बाहर आओगे। तो इस चीज़ों पर वर्क करना, घबराना नहीं है कि हमको रिजल्ट कम आ गया, पता नहीं क्या होगा। खास करके गर्ल्स, एक क्वेश्चन नहीं बना एग्जाम में, पता नहीं क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन नहीं बना, पता नहीं पापा मम्मी क्या सोचेंगे मेरे लिए, तीसरा नहीं बना, पास पड़ोस क्या सोचेंगे मेरे लिए, फुआ क्या सोचेंगे। अब चौथा जो बनने वाला था ना, वो भी नहीं बनेगा। उसके बाद पता था कि चौथा के बाद लगातार 20 तक बनने वाला था, वो भी नहीं बनेगा। नहीं तो क्या सोचना है? तो क्या अरे सोचना है? इतना सिंपल सा क्वेश्चन कैसे नहीं बन रहा है? हाँ। बनेगा मेरे साथ, सेकंड क्वेश्चन जरूर बनाओ। तो ये सब चीज दिमाग, नंबर लाने के लिए प्रयास नहीं करना है। हमारा जो भी कंसेप्ट है, जो भी असाइनमेंट है, जो भी वर्क है, उस पर वर्क करना है, उसको हमको ठीक करना है, कंसेप्ट को ठीक करना है। देख, तो कोई बैटिंग करता है तो क्या होता है, आउट होने लगता है तो क्या रोने लगता है?
वो नेट में जाता है, प्रैक्टिस करता है, किस बॉल के कारण हम खेल नहीं पाए उस बॉल से बॉलिंग करवाता हूँ, उसको प्रैक्टिस करके ठीक करता है, दूसरे दिन आ जाओ। एक और पॉजिटिव ये मोटिवेशन चीजें कह होता है। सकते हो इसको हाँ। कि अगर आप एटलीस्ट 99 परसेंटाइल, जो मैं आपसे उम्मीद नहीं करता हूं, मैं आपसे 99.9 का उम्मीद करता हूं, बट आपका मन रखने के लिए हम 99 बोल देते हैं, थोड़ा लोड ना फील करें अभी बच्चे, है ना। तो अगर आप 99.9 परसेंटाइल ले आते हो तो आपका सारा लोड खत्म हो गया भाई। जनवरी में आपका बोर्ड बहुत अच्छा जाएगा। अप्रैल वाले एग्जामिनेशन के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप बोर्ड के बाद धुआंधार तरीके से हम लोगों के साथ मिलके जेईई एडवांस का तैयारी करेंगे और वहां पर भी बहुत अच्छा सर इसमें परफॉर्म जितना करके बच्चा मैं चले देख रहा हूँ, सबको तो बहुत पर्सनली बहुत अच्छे से जान रहा हूँ मैं, सबके सब एक अच्छा स्टूडेंट, सबके सबकी बात करो बहुत अच्छे स्टूडेंट में से एक हो। इसी में कोई बहुत आगे गया, कोई पीछे गया, कोई डिमोटिवेट भी हो रहा है। अभी टाइम और है, ये भी अच्छा है, करो, बहुत अच्छा करो। ये भी है, अभी अपने ऊपर किसी के कॉन्फिडेंस लिए रखो बस। ना मेरे लिए सोचो, ना अपने फैमिली मेंबर के लिए सोचो, सिर्फ अपने लिए सोचो कि मुझे एक अच्छे आईआईटी में जाके अच्छे ब्रांच के साथ पढ़ना है। हाँ। और अगर कुछ थोड़ा बहुत सोचते हो, लगता है कि नहीं हम दूसरे के लिए थोड़ा सा कर लेते हैं, तो हम लोगों के लिए करो। क्या क्या टॉप 100 में रैंक ला करके दो। बस प्रेशर कभी लेना है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा प्रेशर, तो इसको छोटा मोटा प्रेशर ही मान लगे टॉप 100 में लाना है। तो उसके लिए क्या करना है कि टॉप 100 बार बार रखना नहीं है, उसके लिए कॉन्सेप्चुअली जो 120 डेज का रिवीजन प्लान है जिसके लिए हम लोग आए हैं, उसको 100% सीरियस होकर करके एक एक टाइम यूटिलाइज करके क्लास में भी और क्लास के बाहर भी भरपूर यूटिलाइज कर करके मार्क्स हर टेस्ट में अच्छा मार्क्स लाते हुए आगे बढ़ना है। बाकी आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कहीं मार्क्स थोड़े कम आ गए उसका एनालिसिस करेंगे खुद से भी और टीचर के साथ भी बैठ के एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा और कुछ भी नहीं सोचना, ऑटोमेटिकली आपका मार्क्स अच्छा आएगा, अच्छा रैंक आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि सर काफी हाँ। हो गया। ठीक है। तुम लोग बस कुछ नहीं, तुमको एक चीज बताया कि तुम लोग अपने बेसिक्स पर वर्क करते रहो, अपना मिस्टेक फाइंड करते रहो कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कौन सा चीज मेरा वीक है, उसको ठीक करते रहो। बाकी वो नंबर का चिंता छोड़ दो, मैं बता रहा हूँ ये चीजें तुम करते रहो और सब चीज अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है। नंबर लाने सोचने से नंबर नहीं आता, करने से नंबर आता है, राइट। यस सर। चलो है। तो आई होप कि अच्छा लगा होगा तुम लोगों को आज। चलिए, चल चलिए, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।